Hello guys, US pays a whopping $400K for a $25K missile supplied to Ukraine. Defense firms strike gold thanks to Russia. On May 21, in a program CBS 60 Minutes, CBS News aired an episode that revealed how the US arms manufacturers are indulging price going and hitting the Pentagon with inflated prices for the planes, submarines and missiles. मई 21 को एक प्रोग्राम हुआ था CBS 60 मिनट, जिसमें CBS न्यूज़ ने एयर किया था एपिसोड को, जिसमें बताया गया था कि कैसे यूएस की आर्म्स मैन्युफैक्चरर यानी वहाँ की कंपनी जो हथियार बनाती है अमेरिका में, वो प्राइस गॉगिंग मतलब दाम बढ़ा के अपने मिसाइल्स हथियार यूक्रेन को दे रही है और हिट कर रही है पेंटागन को विद द इन्फ्लेटेड प्राइस फॉर प्लेन सबमरीन एंड मिसाइल। तो प्लेन सबमरीन और मिसाइल सबके प्राइस बढ़ा के वो यूक्रेन को दे रही है और अमेरिका के साथ डील कर रही है। The episode implies that these manufacturers now have a monopoly in supplying weapons and that they have benefited the most from the ongoing war in Ukraine. एपिसोड में बताया गया है कि ये जो मैन्युफैक्चरर्स है इनका मोनोपोली है, फ़ायदा है सप्लाई करने हैं वेपन्स को और उनको फ़ायदा हुआ है यूक्रेन में युद्ध से। द प्रोग्राम मेड मैनी फील दैट द यूएस arms manufacturers would like the United States to keep fighting or providing military assistance as they are doing in Ukraine in as many troubled spots of the world as possible. प्रोग्राम में बताया गया है कि जो यूएस आर्म मैन्युफैक्चरर है यानी जो वहाँ के हथियार बनाते हैं, वो लोग चाहते हैं कि अमेरिका जो है ऐसे देशों की मदद करे जहाँ युद्ध चल रहा है या अमेरिका खुद भी युद्ध करे, जिससे उनको अपने जो सामान बना रहे हैं, जो इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, उन सब का दाम अच्छा खासा मिल सके। Before explaining how and why this grouping occurs, let us see what it exactly is at the moment. Experts say that the Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, and Northrop Grumman, all from the US, are among the top contractors producing some of the most in demand and expensive weapons sent to Ukraine, and they have profited the most. इसको समझाने से पहले आपको उनके बारे में बता रहे हैं जो वहाँ पे हथियार बनाते हैं, जिसमें लॉकहीड मार्टिन है, रेथियन है, बोइंग है और नॉर्थरॉप ग्रुपमैन है, जो कि अमेरिका में रहते हैं और ये टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स है पूरी दुनिया में। प्रोड्यूस करते हैं जाने माने हथियार और एक्सपेंसिव वेपन्स, बहुत ही महंगे वेपन्स जो कि यूक्रेन को भेजे गए हैं और उनको उनसे फ़ायदा भी हुआ है। फॉर इंस्टेंस, इन द वीक आफ्टर द रशियाज इन्वेंशन ऑफ यूक्रेन, द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द रेथियन टेक्नोलॉजी सॉट अप टू $155 billion फ्रॉम $128 billion एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि जो मार्केट वैल्यू थी रेथियन की, तो ये जो रेथियन टेक्नोलॉजी है ये भी हथियार बनाती है, जिसकी जो शुरुआत में वैल्यू थी $128 बिलियन थी, लेकिन कुछ हफ्तों में जब यूक्रेन के ऊपर हमला होने लगा रशिया के द्वारा, तो उसकी वैल्यू जो है $155 बिलियन पे हो गई। फॉर इंस्टेंस, इन द वीक्स आफ्टर द रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, the market capitalization of Raytheon Technologies shot up to $155 billion from $128 billion at the start of the year. Lockheed Martin in started 2022 at a worth $98 billion. By the end of the year, it has reached $127 billion, its highest since record show. Lockheed Martin, जिन्होंने 2022 में उसकी जो कंपनी की वैल्यू थी $98 बिलियन थी, और जब लास्ट डेट आया मई साल का, तो उसकी कंपनी की वैल्यू $127 बिलियन हो गई। नॉर्थ ग्रुप ग्रुपमैन स्टार्टेड द ईयर एट $61 बिलियन एंड एंडेड एट $84 बिलियन। तो ये नॉर्थवैन ग्रुप की भी जो कंपनी की वैल्यू थी शुरुआत में $61 बिलियन पे थी और एंड हुई $84 बिलियन पे। द वॉर इन यूक्रेन हैज़ अकॉर्डिंगली सेंट द स्टॉक्स ऑफ द अमेरिकन वेपन मार्केट सर्जिंग विद द शेयर प्राइस ऑफ द नॉर्थरॉप ग्रुपमैन इंक्रीजिंग 40% by the end of the 2022, while Lockheed Martin was up by 37%. जो वॉर था यूक्रेन में, अकॉर्डिंगली इसने स्टॉक्स भेजे गया यूक्रेन को मदद करने के लिए, जिसमें अमेरिका ने वेपन्स भेजे थे उसको जो डिमांड किया गया था, तो जिसमें जो है नॉर्थ ग्रुपमैन का इंक्रीज हुआ 40%, उसका बिलियन डॉलर इंक्रीज हुआ। वहीं पे लॉकहीड मार्टिन का 37% इंक्रीज हुआ प्रॉफिट। It is a huge profit center for big companies Lockheed Martin and Raytheon and Boeing, says William Hartung, a senior research fellow at the Quincy Institute for Responsible Statecraft, where he focuses on the global arms trade and Pentagon spending. विलियम हार्टंग, जो कि अमेरिका से ही हैं, ये इस तरह के स्टडी करते हैं जिसमें
आर्म्स को लेकर स्टडी होती है और देखते हैं कि पेंटागन कहाँ पैसा लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ा प्रॉफिट सेंटर है बिग कंपनीज के लिए, जिसमें लॉकहीड मार्टिन, रेथियन और बोइंग सबसे ज़्यादा इनको फ़ायदा हुआ है। एट द मोमेंट आई थिंक दे आर राइडिंग द वेव। तो उन लोग कुछ कुछ समय पे लगता है कि उन लोग जैसे वेव के ऊपर सवारी कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू Haitong, because of the Pentagon's need to procure arms for the country itself and meet the demand of the countries like Ukraine, it provides the arm manufacturers with huge amount of money. Haitong के हिसाब से कि जो पेंटागन है उसको खुद के आर्म्स की जरूरत होती है, यानी अमेरिका को अपने हथियारों को मेंटेन करना पड़ता है, साथ में दूसरे देशों को मदद करनी पड़ती है, जिसमें अभी प्रेजेंट में यूक्रेन है। तो इसके लिए जो आर्म मैन्युफैक्चरर्स हैं जो हथियार बनाते हैं उनको अच्छा खासा तगड़ा प्रॉफिट होता है। एक्सपेंडेड प्रोडक्शन, quicker approval of foreign sale, multi-year procurement, which looks in contracts in a less competitive way, reducing reporting to do with the price and the availability of goods, which could lead to price going. He points out. उन्होंने कहा है कि एक्सपेंड करना प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, क्विकर अप्रूवल मिलता है फॉरेन सेल्स का, यानी दूसरे देशों में बेचने का, मल्टी ईयर प्रोक्योरमेंट होता है जो कि लॉक कर देता है कॉन्ट्रैक्ट को कुछ लेस कॉम्पिटिटिव वे में, मतलब ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी नहीं होता इसमें। रिड्यूस करता है रिपोर्टिंग को करने के लिए, जिसमें प्राइस होता है, मतलब आप मुंह मांगे प्राइस में आपको सामान दे देंगे और वो देश जो है ले लेगा। तो अवेलेबिलिटी होता है गुड्स का, मतलब अच्छे सामान भी होते हैं जो कि लीड करता है प्राइस ग्रुपिंग को लेकर, यानी प्राइस बढ़ा दिया जाता है। फॉर इंस्टेंस, द पेंटागन अनाउंस्ड $1.2 billion in a contract to American arms manufacturer in October last year. This resulted in the production of a Lockheed Martin popular Javelin anti-tank missile dubbed Saint Javelin, supposedly the protector of Ukraine, increasing from 2100 to nearly 4000 per year. पेंटागन जो है अनाउंस किया $1.2 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट में अमेरिकन आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स के साथ अक्टूबर में पिछले साल, और इसमें रिजल्ट हुआ प्रोडक्शन करना लॉकहीड मार्टिन के पॉपुलर जेवलिन का, जो कि एंटी टैंक मिसाइल है, और इसको पॉपुलरली नाम दिया गया है सेंट जेवलिन, जो कि प्रोटेक्टर है यूक्रेन का। यूक्रेन को मतलब अभी तक इसने बचा कर रखा है, और 2100 से इसके 4000 पर साल मतलब ज़रूरत है। लाइकवाइज द हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम हिमार्स प्रोडक्शन शॉट अप फ्रॉम 60 to 96 यूनिट्स अ ईयर। तो उसी तरह जो हिमार्स रॉकेट सिस्टम है इसका भी पहले 60 यूनिट्स रहता था हर साल, तो इसको 96 यूनिट्स कर दिया गया पर ईयर। 1 month later in November, the Pentagon further hikes its orders, awarding Raytheon, which also co-produces Javelin, a US $1.2 billion contract for another 6 national advanced surface-to-air missile system for Ukraine. एक महीने बाद नवंबर में पेंटागन ने हाइक किया था एक और ऑर्डर, जिसमें अवार्ड किया गया था रेथियन को, जो कि प्रोड्यूस करता है जेवलिन। उसने $1.2 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट दिया है अनदर 6 नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के लिए, जिसको NASAMS कहा गया यूक्रेन को देने के लिए। तो आप देख सकते हैं यही है जेवलिन ATGM, जो कि हेलीकॉप्टर और फाइटर प्लेन्स के लिए बहुत ही खतरनाक है और एकदम मार के गिरा देता है। Soon after, Lockheed Martin won US $7.8 billion contract modification for F-35 aircraft and $431 million to deliver new HIMARS and support services for the US Army and its foreign allies. लॉकहीड मार्टिन जो है उसको $7.8 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला मॉडिफाई करने के लिए F-35 एयरक्राफ्ट को, साथ में उसको $431 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला डिलीवर करने के लिए नए हिमार्स और सपोर्ट करने के लिए सर्विसेज यूएस आर्मी और उसके दोस्तों को। इन मार्च दिस ईयर Pentagon announced its largest budget, $842 billion. Almost half of it will go to the country's defense contractor. मार्च में इस साल पेंटागन ने अनाउंस किया है अपना लार्जेस्ट बजट $842 बिलियन है, जो हाफ ऑफ द कंट्री का जो बजट है वो केवल डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर को गया है। इट इज़ अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड दैट द पॉइंट दैट द CBS 60 Minutes हैज़ मेड इट्स वेरी pertinent, more important than the Pentagon are the US government asking the weapons makers to deliver products quickly is the skyrocketing price at which the former has agreed to receive them from the latter. ये अगेंस्ट अ बैकग्राउंड के कि जो पॉइंट किया गया CBS 60 Minutes को, जो कि बहुत ही पर्टिनेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेंटागन के या अमेरिका के गवर्नमेंट से होगा आस्क करना वेपन मेकर्स को कि वो डिलीवर करें प्रोडक्ट्स को क्विकली जल्दी, और जो कि स्काई रॉकेटिंग प्राइस है, मतलब आसमान छूने वाले प्राइस जो हैं वो देती है। जैसे तुरंत डिमांड पे आसमान छूने वाले प्राइस मैन्युफैक्चरर्स अमेरिका की गवर्नमेंट से डील करते हैं, जिसमें जो फार्मर होता है उनको एग्री होना पड़ता है, जिसको जरूरत है उसको एग्री होना पड़ता है उस दाम पे, नहीं तो उसको नुकसान होता है। एंड हियर CBS 60 Minutes हैज़ बेस्ड द आर्ग्यूमेंट ऑन द
relevance by two former officials who spent years in the arms procurement. CBS 60 मिनट जो है इसने दो लोगों की मदद ली जिन्होंने 1 साल से ज़्यादा आर्म्स प्रोक्योरमेंट में मतलब काम किया है, जहाँ पे हथियार बनाए हैं और उनको उस जगह की जानकारी है. One is Say Assad. In 1990s, he was the executive vice president and the chief contract negotiator for the defense giant Raytheon. Later, he joined the government and became the Defense Department most senior and awarded contract negotiator under President George W. Bush, Barack Obama and Donald Trump. एक है सय असाद जो कि 1990 में थे, वो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट थे और चीफ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएटर थे रेथियन के लिए. बाद में उन्होंने गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लिया और बन गए थे डिफेंस डिपार्टमेंट मोस्ट सीनियर और अवॉर्डेड कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएटर प्रेसिडेंट जॉर्ज वो बुश के अंडर, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के अंदर. द अदर इज अ रिटायर्ड एयरफोर्स लेफ्टिनेंट जनरल क्रिस बॉटगन who spent his career overseeing the purchase of some of the most critical weapon system for the United States. एक रिटायर्ड एयरफोर्स लेफ्टिनेंट जनरल हैं जिनका नाम क्रिस बॉटगन है. उन्होंने अपना करियर जो स्पेंड किया है देखने में अमेरिका ने कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट हथियार वेपन सिस्टम खरीदे हैं, तो दोनों से बात की गई है. इफ असाद इज टू बी बिलीव्ड, इन 2015 ही ऑर्डर्ड अ रिव्यू. आर्मी नेगोशिएटर्स डिस्कवर्ड लॉकहीड मार्टिन एंड बोइंग वर ग्रॉसली overcharging the Pentagon and the US allies by hundreds of millions of dollars for the Patriot PSC-3 मिसाइल. यदि असाद के ऊपर बिलीव किया जाए 2015 में, तो उन्होंने एक रिव्यू किया है जिसमें आर्मी नेगोशिएटर्स ने डिस्कवर किया है, पाया है लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जो है इन्होंने ज़्यादा चार्ज किया है पेंटागन को और अमेरिका के दोस्तों को. हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स ज़्यादा चार्ज हुए हैं पैट्रियट PSC-3 मिसाइल्स के लिए. अकॉर्डिंग टू हिम, दिस कंपनीज शुड हैव बीन pleased under the normal circumstances to make a good 15% profit from their deal, but in reality they were making profit approaching 40%. उनके हिसाब से जो कंपनीज है उनको खुश होना चाहिए कि उनको 15% प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन वो रियलिटी में 40% प्रॉफिट कमाती हैं. He says that a soldier fired Stinger missile cost $25,000 in 1991. With Raytheon now the sole supplier, it cost more than $4 lakh to replace each missile sent to Ukraine. Even accounting for inflation and some improvement, that is 7-fold increase. तो उन्होंने कहा है कि जो सोल्जर फायर स्टिंगर मिसाइल है इसका 1991 में कॉस्ट जो था $25,000 था, और जब से रेथियन जो है इसका मेजर सप्लायर बन गया है इसका कॉस्ट जो है $4 लाख से भी ऊपर है रिप्लेस करने के लिए हर एक मिसाइल को जो कि यूक्रेन को भेजा जा रहा है. और जो ईच अकाउंटिंग फॉर इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन के लिए और कुछ इंप्रूवमेंट मतलब थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट भी हुआ है, लेकिन जो कॉस्ट है उसका 7-fold इंक्रीज है इसमें. असाद पॉइंट्स आउट दैट हाउ इवन स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स फॉर फाइटर एयरक्राफ्ट लाइक ट्रांसडिग आर मेकिंग मनी. हिज रिव्यू टीम फाउंड दैट द गवर्नमेंट विल पे ट्रांसडिग US $119 million for parts that should cost $28 million. No wonder why Transdig stock has soared. तो ट्रांसट्यूब के बारे में बताया गया है जो कि एक एयरक्राफ्ट बनाती है और अमेरिका की सेना में अभी भी वो उसका काम होता है. तो उसके जो पार्ट्स हैं उसके लिए अमेरिका उसको $119 मिलियन दे रही है और रियलिटी में उसका जो प्राइस है $28 मिलियन है. तो आप देख सकते हैं गाइस, लगभग 4 से 5 गुना ज़्यादा कंपनी लोग ले रही है प्राइस. General Botkin says that in 2012 he was tapped to take the reins of the troubled F-35 Joint Strike Fighter program. It was 7 years behind schedule and $90 billion over the original estimate. But now, let alone cost, support and maintenance of the program could end up costing $1.3 trillion. जनरल बॉर्गन ने कहा है 2012 में उनको एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया था, जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम, जिसका जो 7 ईयर था बिहाइंड शेड्यूल मतलब 7 साल पीछे चला था शेड्यूल से, और $90 बिलियन लगा था ओरिजिनल एस्टिमेट में. तो मतलब ओरिजिनल जो प्रोग्राम किया गया था उसमें $90 बिलियन खर्च हो गए थे. और अगर उस प्रोग्राम को केवल एक ही प्रोग्राम को कॉस्ट और सपोर्ट और मेंटेनेंस किया जाए तो $1.3 ट्रिलियन से ज़्यादा लग सकता है. इट मे बी नोटेड दैट थिंग्स वर नॉट लाइक दिस बिफोर. अनलाइक टुडे, द कंपनीज डिड नॉट एंजॉय such a monopoly in supplying weapons in the past. Things turned so in the early 1990s, 1993 to be precise, when the Pentagon, looking to cut cost, asked defense companies to merge. ये नोट किया गया कि जो थिंग्स थी ये पहले वैसी नहीं थी जैसे आज हैं.
जो कंपनीज जो हैं पहले इंजॉय नहीं करती थी मोनोपोली सप्लाई करने वेपन्स को इन द पास्ट, और थिंग्स जो हैं वो 1990 से चेंज होना हुई, और 1993 से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, तब से चेंज हो रही हैं। जब पेंटागन ने लुक कर रहे थे प्राइस को कट करने के लिए, उन्होंने आस्ट किया था डिफेंस कंपनीज को मर्ज होने के लिए। At a time, there were 51 major contractors. Now, they have been consolidated into 5 giants. They are Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics, and Northrop Grumari. The last major merger in this contract was made in 2020 of Raytheon and the United Technologies. उस समय जो था 51 मेजर टेक कॉन्ट्रैक्टर्स थे, लेकिन अब जो है 5 मेजर कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कि हैं लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, रेथियन, जनरल डायनेमिक और नॉर्थरॉप ग्रूमैन। लास्ट मेजर मर्जर जो था कॉन्ट्रैक्ट का वो 2020 में हुआ था, जिसमें रेथियन और यूनाइटेड टेक्नोलॉजी मिले थे। नो वंडर दिस 5 are said to have shared over $100 billion, $118 billion in Pentagon contracts in fiscal year 2022, accounting to nearly one third of all the contracts issued by the Pentagon last year. These 5 companies make most of the America's bombs, missile, combat aircraft, helicopters, tanks, and other major weapons system and sell them to the US government. कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि जो 5 कंपनीज जो हैं इनका शेयर जो है $118 बिलियन से ज़्यादा है पेंटागन के कॉन्ट्रैक्ट में 2022 में, जो कि अमाउंट जो है 1/3 है कॉन्ट्रैक्ट का इशू किया गया था पेंटागन के द्वारा पिछले साल। और जो 5 कंपनीज है ये अपना अमेरिका को बॉम्ब देती हैं, मिसाइल देते हैं, कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट देती हैं, हेलीकॉप्टर देती हैं, टैंक्स देती है और भी मेजर वेपन सिस्टम देती हैं, साथ में अमेरिका की गवर्नमेंट को ये सारे सेल कर देती हैं। तो आप देख सकते हैं पैट्रियट रे मिसाइल जानी मानी मिसाइल है जो कि अभी यूक्रेन को भी मिला है, और ये मिसाइल बहुत ही मिसाइल सिस्टम जो है बहुत ही खतरनाक है। विथ सच अ नैरो बेस द पेंटागन हैज़ अ वेरी लिमिटेड लेवरेज व्हेन नेगोशिएटिंग रिजनेबल प्राइजेस आर होल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स अकाउंटेबल फॉर पुअर वर्क। तो एक केवल 5 ही मेजर कंपनीज हैं, बहुत ही पतला बेस है, तो पेंटागन को जो है बहुत ही कम चांस है अपना फ़ायदा करवाने के लिए, इसलिए वो लेवरेज जो है बहुत ही लिमिटेड है जब निगोशिएट किया जाए, बातचीत की जाए प्राइस को अप डाउन करने के लिए या होल्ड करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को, जो कि अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है पुअर वर्क के लिए। सेकेंडली, द बिग 5 डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स आर ऑल इंटरलिंक्ड, ईच सप्लाइज द अदर्स विद वेरियस प्रोग्राम्स एंड ऑल हैव देयर सप्लायर्स, मीनिंग a problem for one is a problem for all. Reportedly, Lockheed Martin had at least 110 subcontractors for the HIMARS and 60 for the GMLRS in fiscal year 2019, 2021 and 2022. जो सारी बिग कंपनीज है, 5 जो बिग कंपनीज है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, जिसमें एग्जांपल में आप देख सकते हैं लॉकहीड मार्टिन ने 110 सब कॉन्ट्रैक्टर बुक किए थे हिमार्स के लिए, 60 थे GMLRS के लिए 2019 में, 2021 में और 2022 में। Thirdly, as Assad pointed out in 60 Minutes, the problem was compounded when the Pentagon, in another cost-saving move, cut 130,000 employees whose jobs were to negotiate and oversee defense contracts. The watchdog, the negotiator, the engineers, the program managers, over 50% was removed, he said. उन्होंने कहा है कि आसाद ने पॉइंट आउट किया 60 मिनट के प्रोग्राम में, तो एक प्रॉब्लम जो थी पेंटागन ने 130,000 एम्प्लॉयज़ को हटा दिया, जिनका जॉब ही था बातचीत करना और अपने डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट को ओवरसी करना, देखना, जिसमें वॉच डॉग था, नेगोशिएटर था, इंजीनियर्स थे और प्रोग्राम मैनेजर्स थे। तो 50% को लगभग हटा दिया गया था। इन दिस वे दिस ग्रांटेड द कंपनीज अनप्रेसिडेंटेड लीवे टू मॉनिटर देमसेल्फ इन अ डिक्टेटिंग दियर प्राइस, ही एडेड। उन्होंने कहा है कि इस तरह से कंपनी को पूरी छूट मिल गई कि वो अपना प्राइस बता सके और अमेरिका को उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, the Pentagon has tremendously lack oversight practice today. There are not enough personnel in the Ministry of Defense of United States to gather adequate background information for the price negotiation, or for that matter, it too told to hold contractors accountable for cost overrun and poor performance. पेंटागन जो है इसमें ट्रिमेंडसली लैक्स करता है ओवरसाइट प्रैक्टिस टुडे, और एनफ पर्सनल नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में यूनाइटेड स्टेट्स में, जो कि एनफ जानकारी इकट्ठा करें, बैकग्राउंड के इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके गवर्नमेंट को दें, प्राइस नेगोशिएशन यानी प्राइस को कम कराएं, बातचीत करें, तालमेल कराएं, और मैटर में होल्ड करें कॉन्ट्रैक्टर्स को। यदि प्राइस ज़्यादा होगा तो कॉन्ट्रैक्टर्स को कहे कि आपको रुकना होगा, जो कि अकाउंटेबल है, ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबल है कॉस्ट ओवररन के लिए और पुअर परफॉर्मेंस के लिए। एज विलियम डी हार्टंग आर्ग्यूज, इन सम केसेस, as when the Pentagon
pays Lockheed Martin to go back and fix defects in planes that have already been deployed. Companies may actually profit their own mistakes. विलियम डी हार्टग ने आर्ग्यू किया है, बहस किया है कि कुछ केसेस में जिसमें पेंटागन को पे करना पड़ेगा लॉकहीड मार्टिन को, ताकि वो जो प्लेन्स बनाए उसने उसको चेक करना होगा उसमें क्या डिफेक्ट्स हैं, उस डिफेक्ट को हटाना होगा, और जो कि ऑलरेडी डिप्लॉय किए गए हैं अलग अलग एरियाज़ में, तो कंपनीज को उससे और भी प्रॉफिट होगा. As Hartung adds, weapons are research new ones. The major contractors have been putting the bulk of their windfall into the tens of billions in buyback of their share to boost their prices, along with hundreds of million in compensation for top executive. This does nothing to enhance our defense and everything to enrich military corporation. पेंटागन ने ऐड किया है कि वेपन्स या रिसर्च न्यू वन, जो नए नए हथियार आते हैं, मेजर कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं वो पुट करते हैं बल्क ऑफ देयर विंडफॉल, बहुत सारे हथियार देते हैं जिसमें टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं बाई बैक खरीदने के लिए, शेयर्स होते हैं, बूस्ट करते हैं अपने प्राइजेस को, जिसमें हंड्रेड ऑफ मिलियंस कंपनसेशन में होते हैं टॉप एग्जीक्यूटिव में. यानी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस अगर लग जाते हैं हथियार में ऐसे, जो सरकार अगर देख ले लेकिन उसका अगर रिजेक्ट करती है तो उसके लिए उसको पैसा देना होगा, कंपनसेशन अमाउंट देना होगा. दिस डज नथिंग टू इनहांस आवर डिफेंस एंड एवरीथिंग टू इनरिच मिलिट्री कॉर्पोरेशन. तो आप फोटो में देख सकते हैं जो बाइडेन विथ व्लादिमीर जेलेंस्की. तो यहाँ फोटो में है, इन लोग साथ में हैं, जिससे एकता का पता चलता है कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है. फोर्थली, Hartung makes another significant point. He says that the efforts to alleviate some of these problems advocated by reformers like Saint Elizabeth Warren have faced an uphill battle in the Congress that is too often in a troll the money and lobbying the power of the arms industry. हैंटोगन ने अनदर इनसिग्निफिकेंट पॉइंट कहा है जिसमें उन्होंने कहा एफर्ट्स लगाए गए थे एलिवेट करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स को, जिसमें एडवोकेट की गई थी रिफॉर्मर के द्वारा, जिसमें सेन एलिजाबेथ वॉरेन है. उन्होंने फेस किया था अपहिल बैटल कांग्रेस में, जो कि कभी कभी ऑफन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता है. ये ट्रॉल में था मनी को लेकर, और लॉबिंग पावर था, मतलब आर्म्स इंडस्ट्रीज जो हथियार देती हैं तो उनकी पावर ले ली जाए और गवर्नमेंट जो अपने हिसाब से प्राइस तय करके देगी. तो उस तरह का प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ा क्योंकि इनकी बात को मानने से इनकार कर दिया गया था. इन अ वेल नोन that the American defense measures have always exerted influence over the government policy, especially if there are legislators who can benefit from the partnership. After all, they have a vested interest in keeping the military industry thriving if it helps the local economy and provides the employment to the locals. It is said that about 8 lakh jobs in the United States are directly tied to the military industry. ये अच्छी तरह जाना जाता है कि अमेरिकन डिफेंस मेजर जो है ये हमेशा एक्सर्ट करती है इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट के पॉलिसी के ऊपर, स्पेशली यदि यहाँ पे लेजिस्लेटर्स जो हैं, मतलब जो रूल बनाने वाले हैं, उनको बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप से. आफ्टर ऑल उन्होंने वेस्टेड किया इंटरेस्ट को कीप करने में मिलिट्री इंडस्ट्री को, जिसमें ये हेल्प करती है लोकल इकनॉमी को, मतलब जो इंडस्ट्री है लोकल इकनॉमी वहाँ के लोकल जनता को मदद करती है और प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयमेंट, नौकरी. ऐसा कहा जाता है कि कम से कम 8 लाख जो जॉब्स हैं डायरेक्टली मिलिट्री इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं अमेरिका में. बट देन अ फिस्कल टाइम्स Financial Times study throws light on the other side, that is, the military industry challenges and grievances. Industry executives say that they need the government's reassurance that they will not be stung by the ramping up production for Ukraine and other Western nations. They don't want the government's orders to collapse when the conflict ends in Ukraine. फाइनेंशियल टाइम्स की स्टडी में एक और साइड दिखाया गया कि जिसमें जो मिलिट्री इंडस्ट्री है वो चैलेंज करती है, ग्रीवेंस करती है. इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं कि उनको ज़रूरत है गवर्नमेंट्स के अश्योरेंस की, मतलब गवर्नमेंट के परमिशन के, कि उनको रोका नहीं जाएगा जब वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे यूक्रेन के लिए या अदर वेस्टर्न नेशंस के लिए, और उनको गवर्नमेंट के ऑर्डर्स नहीं मानने होंगे अगर वो यूक्रेन जो है युद्ध खत्म हो जाता है और अपने प्रोडक्शन को रोकना होगा तो. द स्टडी रिवील्स हाउ इन द आफ्टर मैथ ऑफ द फाइट अगेंस्ट द ISIS, फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फ्रॉम द पेंटागन डिक्लाइंड significantly. The DoD invested all the money to ramp up Hellfire production to 10,000 a year. Then the US said, we don't want those anymore. स्टडी में बताया गया कि कैसे ISI के खिलाफ जब फाइट हो रही थी उसमें जो डिमांड थी उसे पेंटागन ने उस डिमांड को डिक्लाइन कर दिया बहुत तेज़ी से, जिसमें DoD ने इन्वेस्ट किया था पूरा मनी रैम्प करने के लिए हेल फायर प्रोडक्शन 10,000 तक एक साल में,
और तब यूएस ने कहा कि हमको इस हथियार की एकदम ज़रूरत नहीं अब. The manufacturers could not responsibly just go out and build a factory and hire 3,000 people without any hope of budgetary, the study said, quoting Martin of Rand Corporation. And is the government doing it? No, absolutely not. जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबली बाहर नहीं जा सकते, बिल्ड नहीं कर सकते फैक्ट्री और हायर नहीं कर सकते 3,000 पीपल को बिना किसी होप के, बजटरी सिग्नल के, मतलब बिना पैसे के वो फैक्ट्री खोल ही नहीं सकते. ऐसा स्टडी में कहा गया है जिसमें कोट किया गया है मार्टिन ऑफ रैंड कॉर्पोरेशन. क्या ये गवर्नमेंट कर रही है? नो, एब्सोल्युटली नॉट. The point that the industry makers is that it would be willing to invest more in the expanding capacity and purchasing the material with the long lead times when it has a clear understanding of what the demand signal will be for the sum of the system. This will make the cost rational. जो पॉइंट है इसमें बताया गया कि जो इंडस्ट्री मार्केट्स हैं वो विलिंग है, उसका इच्छा है इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा, एक्सपेंड करने में कैपेसिटी को, परचेस करने के लिए ज़्यादा मटेरियल्स जिसमें लॉन्ग लीड टाइम्स होंगे और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी क्या बनाना है, व्हाट द डिमांड्स, मतलब कैसे डिमांड होगी उसके हिसाब से क्या बनाना है, और ये कॉस्ट जो होगा वो डिपेंडेंट होगा. Be that as it may, the 60-minute episode seems to have sparked a through debate about the functioning of the US arms industry and how the government is dealing with it. But one thing seems clear, the industry has the upper hand now. तो एक चीज़ बात तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो इंडस्ट्रीज़ है, जो मैन्युफैक्चरर्स है, जो हथियार बनाती हैं, उनका अमेरिका के ऊपर दबाव है. मतलब अमेरिका को उनकी बात माननी होगी, नहीं तो जो पांचों टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो अमेरिका भी छोड़ सकते हैं, लेकिन वो लोग छोड़ेंगे नहीं, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि उन लोगों को जो प्रॉफिट होगा वो और किसी देश में उतना प्रॉफिट नहीं हो सकता. तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय.